अगर आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पीएफ एप्लीकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, कैसे किया जाता है उन सब का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, वो भी जल्दी। ध्यान देना, पॉइंट देखकर आपको लगेगा ये तो हमें पता है, ये तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल में चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल पता ही ना हो, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट है पीएफ केवाईसी। जब भी आप लॉगिन करते हैं इस तरीके से आपको पोर्टल दिखाई देता है। मेंबर प्रोफाइल में आपको सारा केवाईसी का डिटेल दिया गया होता है। आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन लिंक करेंगे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि फ्यूचर में पीएफ विड्रॉ करेंगे, पेंशन विड्रॉ करेंगे तो इसी बैंक खाते में आपका पैसा आएगा। ध्यान देना, आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आप पीएफ और पेंशन विड्रॉल के साथ साथ दूसरे भी ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा ले सके। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवाईसी से रिलेटेड। जो मेंबर प्रोफाइल में आपको नाम दिखाई दे रहा है यही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, पैन कार्ड में होना चाहिए और जो बैंक खाता आप लिंक करेंगे उसमें भी होना चाहिए। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में पीएफ विड्रॉल इसके लिए भी रिजेक्ट हो जाता है। बैंक खाता जो भी आप यहाँ पर लिंक करते हैं उसका आपके पास चेकबुक या पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए जिसमें आपका नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर होना चाहिए। जो अकाउंट नंबर हम लिंक करेंगे वही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज पीएफ अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है ये मोबाइल नंबर आप कोशिश करिएगा कि जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही आप यहाँ पर भी लिंक कर दीजिए। अब इन सबको कैसे लिंक करना है, कैसे केवाईसी करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं जल्दी से आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अगर आपको चेंज करना है तो प्रोफाइल में जाना होता है। प्रोफाइल कहाँ पे, व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी देखिए एक पेंसिल का साइन है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल का डिटेल। केवाईसी करना है आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर पेंसिल का एक बना हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैनेज में आपको जाना है और यहाँ पर केवाईसी का बटन है, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना है तो इसके लिए भी यहाँ पर पेंसिल का बटन दिया गया। अदरवाइज व्यू में जाकर प्रोफाइल में आप चेंज कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी। सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एग्जिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट हुआ होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, आपको जाना है व्यू में, सर्विस हिस्ट्री में, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपकी कंपनी का या तो मेंबर आईडी का यहाँ पर नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ है और फिर डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे केस में अपडेट है जो लास्ट वाला हमारा कंपनी है, लेकिन जो सेकंड लास्ट कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो क्या डेट ऑफ एग्जिट आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं? जी जरूर, ऑनलाइन आप अपडेट कर सकते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं? नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, इंप्लॉयर के पास मतलब कंपनी के पास से ही आपको कराना होता है। अगर रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है तो कैसे उसको सही कराया जा सकता है? ऑनलाइन फैसिलिटी है? तो इसका जवाब है अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा ऐसा सुनाई पड़ रहा है। अगर रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट है तब तो पीएफ ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ का है उसी तरीके से ईपीएस का भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट हुआ होना चाहिए। दोनों भी आपको साथ में करना है, दोनों का डेट ऑफ एग्जिट भी मैच होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है तो मैनेज में जाना, यहाँ पर मार्क एग्जिट का ऑप्शन है। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, सही तरीके से करना है। डेट ऑफ एग्जिट गलती से भी आपने रॉन्ग कर दिया तो पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट आता है फॉर्म नंबर 15G। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अब फॉर्म नंबर 15G के रूल रेगुलेशन क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं एप्लीकेबल है, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 17 में हमें क्या इनकम दिखाना है। अगर फॉर्म नंबर 15G आपको अपलोड करना है तो पॉइंट नंबर 16 में देखिए आपको अपने पीएफ विड्रॉल का अमाउंट इंटर करना है। अब इसमें क्या पेंशन का अमाउंट भी ऐड करना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पीएफ का ही अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। हम पेंशन का अमाउंट तो कभी भी नहीं ऐड करते, हमारा फॉर्म कभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 17 में आपको कितना इनकम दिखाना है। पॉइंट नंबर 17 में आपको टोटल इनकम दिखाना है। ये पीएफ का इनकम इंक्लूड करने के साथ साथ आपका मान लीजिए सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, बिजनेस इनकम है, दूसरा कोई भी इनकम है, वो टोटल इनकम आपको ऐड करना है और ये भी अमाउंट ऐड करना है। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है और जो टोटल अमाउंट है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टैक्स लायबिलिटी भी आपका नील होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म नंबर 15G कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म नंबर 15G भरना है। इन दोनों के अलावा एक और वीडियो है कि आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म नंबर 15G भर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन कराने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं ईपीएफ की वेबसाइट पर। तो वो कैसे करना उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट को कवर किया हुआ है। पॉइंट नंबर 16 में क्या इनकम दिखाना है और पॉइंट नंबर 17 में क्या इनकम दिखाना है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। 4th पॉइंट है चेक पासबुक स्टेटमेंट आपको किस तरीके से अपलोड करना है। जब भी आप अपलोड करिए आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही अच्छा वाला कॉपी आप बना लीजिएगा।
और उस कॉपी में मान लीजिए आप चेकबुक अपलोड कर रहे हैं तो वहां पर आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए और आईएफएससी कोड भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में आप देख रहे हैं तीनों भी है, ठीक है, तीनों चीजें आपके केस में भी होना चाहिए। अगर नहीं है एक भी चीज तो रिजेक्ट हो सकता है। अब ये जो डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके पीएफ पोर्टल पर लिंक भी होना चाहिए। काफी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम चेक को कैंसिल करें। देखिए यहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, पेन से इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से अगर आप पासबुक भी अपलोड कर रहे हैं तो उस पर आपका नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि आपके पीएफ पोर्टल पर लिंक है। अब काफी लोग सवाल पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट हम अपलोड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। हमने बहुत बार किया हुआ है और क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो लेटर हेड पर होना चाहिए। देखिए जैसे कि हमारे केस में एसबीआई लोगो दिखाई दे रहा है। एक और चीज का आपको ध्यान देना कि आपका जो बैंक है अगर ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके के बैंक नहीं, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, तो आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट पर एक स्टैम्प भी ले सकते हैं। स्टैम्प उनका रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार लेटर हेड पर ठीक से बैंक का नाम वगैरह दिखाई नहीं देता है। ऐसे लगता है कि वो ब्लैंक पेपर पर हमने खुद से निकाला हुआ है। तो वहां पर आपको क्या करना है, बैंक का एक स्टैम्प मरवा लेना है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट पर, तो वो भी चल जाता है। और पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल आते हैं कि पुरानी कंपनी का पैसा निकालना है लेकिन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, क्या उसका सोल्यूशन है उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। अब पांचवा पॉइंट है कि मल्टीपल मेंबर आईडी है, मल्टीपल कंपनीज में आपने काम किया हुआ है, तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे केस में आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर पुरानी कंपनी का अगर हमें पैसा निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे पीएफ विड्रॉ करने जाते हैं पुरानी कंपनी का तो ऑप्शन ही नहीं आता है। तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहली बात तो एडवांस पीएफ अगर विड्रॉ करना है तो सारी कंपनी में से आप कर सकते हैं। पूरा पीएफ विड्रॉ करना है तो पुरानी कंपनी में से आप नहीं कर सकते, सिर्फ जो लेटेस्ट कंपनी है उसका ही पूरा पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। अब पुरानी कंपनी का फिर पूरा पैसा कैसे विड्रॉ होगा, ध्यान दीजिएगा, पुरानी कंपनी का पैसा विड्रॉ तभी होगा जब आप ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर कैसे करना है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का। कैसे करना है डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने किया भी है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे तो ये देख सकते हैं हमने ट्रांसफर किया हुआ था। समय लग जाता है ट्रांसफर होने में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूरा प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ट्रांसफर एक बार जब हो जाता है तो उसके बाद आपका जो पुराना कंपनी है उसके पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो नई कंपनी में मर्ज हो जाता है। तो जब नई कंपनी का पीएफ का पैसा विड्रॉ करेंगे तो पुराना वाला भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ किया जाए। अब आप सोचेंगे कि जब पैसा ट्रांसफर करेंगे पीएफ और पेंशन दोनों हो जाएंगे तो पेंशन का पैसा क्या हम नहीं निकाल सकते। मैं आपको ले चलता हूँ पासबुक में और वहां पर मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो पैसा ट्रांसफर हुआ था उसमें सिर्फ पीएफ हुआ था, पेंशन नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पुरानी कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफर किया हुआ है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफर इन सेम ऑफिस, यहाँ पर पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, लेकिन पेंशन का अमाउंट तो यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर पेंशन का पैसा हम कैसे विड्रॉ कर पाएंगे, पीएफ का तो हम विड्रॉ कर लेंगे, नई कंपनी में आ गया है पीएफ का पैसा, ये तो निकल जाएगा, अब पेंशन का क्या होगा। ध्यान देना, जैसे हम अपने मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर करते हैं पीएफ का पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है और ईपीएस का भी, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। जब भी आप पेंशन का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नंबर 10C, आपके पुरानी कंपनी का पैसा और नई कंपनी का पैसा दोनों आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तब होगा जब आपने पुराना मेंबर आईडी नए मेंबर आईडी में मर्ज किया होगा, ट्रांसफर किया होगा, तब होगा, ठीक है। इसमें भी एक और चीज आपको ध्यान देना है, आपका जो सर्विस पीरियड है पुरानी कंपनी का वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 10 साल से ज्यादा हो जाता है तब तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते फॉर्म नंबर 10C के जरिए, ना तो पुरानी कंपनी का और ना ही नई कंपनी का।